Good morning, students. Welcome in the class 9th. As we are all know that we are watching our video of subjects Science and Technology, Standard 9th. We have until seen our previous 4 chapters, and now we are watching our video of chapter number 5, that is एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यानी कि हम लोग अभी जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है हमारा बेटा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसमें अभी तक हमने ये पेज नंबर 58 पर ये टेबल कंप्लीट किया हुआ है और आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की हुई है। आयनिक कंपाउंड्स यानी रिकैपिचुलेशन हमने इसके पूर्व वाले वीडियो में देखा हुआ था। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने देखा हुआ था डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, और इसके बाद हमने देखा हुआ था कि ये आयनिक कंपाउंड किस तरह से डिसोसिएट होकर वाटर में डिसोसिएट होकर अपने अलग अलग आयंस फॉर्म करता है। और फिर हमने देखा इंपॉर्टेंट पार्ट अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि अरेनियस ये वैज्ञानिक ने 1887 के शतक में एसिड और बेसिस के बारे में ही हमको उसकी परिभाषा बता दी थी, और तभी हमने एसिड और बेसिस के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है ना। और आज जो भाग हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि एसिड एंड बेसिस का क्लासिफिकेशन हम लोग आज अच्छे से देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा डिसोसिएशन, जो कि पिछले वीडियो में हमने देखा होता। डिसोसिएशन यानी होता क्या है कि डिसोसिएशन मतलब वो कि जब भी कोई यौगिक यानी कि कंपाउंड पानी के साथ डिसॉल्व होता है, तो डिसॉल्व होने के बाद उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस जो होते हैं उसके अंदर, वो कंपाउंड्स के अंदर, वो एक दूसरे को अलग करना शुरू कर देते हैं। दे आर ट्राइंग टू सेपरेट ईच अदर, और वो जो आयंस होते हैं जिस तरह से वो अलग हो जाते हैं उस प्रोसेस को हम लोग डिसोसिएशन कहते हैं। मतलब जैसे कि हमने नमक का एक फार्मूला देखा था NaCl, और जब पानी के साथ घुलते हैं तो वो Na+ और Cl- आयंस में बदल जाते हैं बेटा, है ना। और इतने बदल जाते हैं कि वो हम लोग को ऐसे लगते हैं कि वो आयन है या नहीं है, परंतु वो अंदर में होते हैं। तो इस क्रिया को हम लोग डिसोसिएशन कहेंगे। अब आप लोग पूछेंगे स्टूडेंट्स कि सर आप ये डिसोसिएशन और एक बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमने तो ये पिछले वीडियो में देखा हुआ है। लेकिन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटा कि आज जो हम लोग पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस एंड अल्कली, ये 5 पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड लास्ट इज अल्कली। ठीक है, मतलब ये ये इस वीडियो का लास्ट नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में आप लोग को मैं जानकारी बता देता हूँ। पहले तो मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। देखिए बेटा, इसमें क्या बोला गया है कि एसिड्स एंड बेसिस आर क्लासिफाइड इनटू स्ट्रॉन्ग एंड वीक टाइप्स। मतलब एसिड जो जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा अम्ल, और बेसिस यानी कि होता है क्षार, वो 2 टाइप में इसके 2 प्रकार होते हैं, एसिड के 2 और बेस के 2। एसिड के 2 प्रकार होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और बेस के भी 2 प्रकार होंगे बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो इनके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट ऑफ विच दे डिसोसिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, इसके आधार पर ये डिसोसिएशन जो प्रोसेस है ना, ये यहाँ पे बताई गई है कि वो डिसोसिएट होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब उसमें पानी मिला के जो जलीय विलयन हम लोग को मिलता है ना, उसका हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले बेटा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी क्या, तो जब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए स्ट्रॉन्ग एसिड के, जैसे कि HCl, HBr, HNO3, H2SO4। इसका नाम हम लोग अगर यदि देखना चाहे तो क्या होगा बेटा, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूले ऑफ कंपाउंड। बट व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड, तो HCl होगा बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HBr यानी हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये नाम मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये जो नाम है मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ, इसलिए ये नामों के बारे में आप लोग भी चिंता मत कीजिए। अगर इसी तरह से आप लोग रोज इसको याद करके पढ़ते रहे ना, तो आप लोग को भी ये नाम अच्छे से याद हो जाएंगे बेटा। तो चलते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड यानी क्या होता है। तो जब डिसोसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो भी ये नंबर ऑफ एसिड दिए गए हैं,
इनको हम लोग पानी के साथ डिजॉल्व करते हैं, हाँ है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, ऐसे घुल जाते हैं कि हम लोग को समझना भी मुश्किल हो जाता है कि इसके अंदर भी कुछ, मतलब ये पानी जैसा पूरा टोटल दिख रहा है, ये कुछ घुलना बाकी है कि नहीं। तो ये पूरा घुल जाता है बेटा। एंड रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन मेनली H+ आयन, और इतने अच्छे से वो घुल जाता है कि उसके अंदर H+ आयंस की निर्मित बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। एंड द कंसर्न एसिडिक रेडिकल, और वो जो H+ आयंस है और एसिडिक रेडिकल्स उसके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के डिसॉल्विंग ऑफ वाटर, और उस जिसमें पूरी के पूरे तरह जब ये पूरा कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है और उसके आयन जो है वो टोटल अच्छे तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं और वो एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, उस एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड आप लोग को समझ में आ गया क्या है। अब हम लोग चलते हैं वीक एसिड की तरफ। अब वीक एसिड में क्या होता है, उसको भी हम लोग पानी के साथ ही डिसॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें एक ये बहुत बड़ी बात होने वाली है कि ये जो डिसोसिएशन होता है इसके अंदर, है ना, आयंस के फॉर्मेशन, आयंस का फॉर्मेशन यानी कि डिसोसिएशन, ये कंप्लीट नहीं होता, मतलब कि इसमें रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन H+ आयंस, इसमें H+ आयंस भी होते हैं और कंसर्न एसिडिक रेडिकल भी होते हैं, बट इन अ स्मॉल प्रोपोर्शन। मतलब ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होने की वजह से, डिसोसिएट नहीं होने की वजह से, इनके अंदर जो एसिडिक रेडिकल्स रहते हैं वो कुछ मात्रा में, कम मात्रा में पाए जाते हैं। वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होने की वजह से, अलॉन्ग विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड, मतलब एसिड के बहुत सारे अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स उसमें पाए जाते हैं और स्मॉल एसिडिक रेडिकल्स का प्रोपोर्शन उसमें देखा जाता है। ये क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये पूरे अच्छी तरीके से नहीं घुल पाता है। तो इस तरह के एसिड को हम लोग वीक एसिड कहेंगे। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे कुछ एसिड के नाम बताए गए हैं। H2CO3 ये हमने देखा हुआ है एसिड, इसके पहले इसका नाम था बेटा कार्बोनिक एसिड, और CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, ये भी हमने नाम इसके पूर्व नहीं देखा होगा। तो आप लोग को एक बार इम्पोर्टेंट, मतलब अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ कि इसका नाम होता है एसिडिक एसिड। तो ये दो एसिड जो हैं इनको वीक एसिड कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड के यदि उदाहरण आप लोग को पूछे गए तो इनके उदाहरण हो गए HCl, HBr, HNO3 और H2SO4। अब चलते बेटा स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ। अब देखिए आप लोगों को स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो उसी के आधार पर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी होता है। सिर्फ परिभाषा में एसिड की जगह पर बेस लिखना पड़ता है। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस किसको कहेंगे हम लोग, कि जब इसको पानी के साथ घुलने के बाद पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से, अगर बेस जो है यहाँ पे कुछ बेस दिए हुए हैं NaOH, KOH, COH/2 और Na2O, ये अच्छी तरीके से अगर घुल जाए, ऐसे घुले कि उसमें हम लोगों को कुछ रेडिकल्स दिखे ही ना, मतलब ये बेसिक रेडिकल्स होते हैं ना, ये कुछ भी ना दिखे, और उसमें जो यहाँ पे बताया गया है कि अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी हम लोग को नहीं दिखे, तो ये इतना घुल मिल जाए कि हम लोग को ये समझना मुश्किल हो जाए कि सच्ची में ये कंपाउंड है या सिर्फ पानी है ना। तो इस तरह का जब पूरा का पूरा घुलन, मतलब पानी जैसा घुलनशील पदार्थ ये बन जाता है, तब उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, मतलब ये पूरा का पूरा घुल जाता है। एंड द रिजल्टिंग एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स मेनली OH- आयन, और जो ये सॉल्यूशन बनाता है, एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन बनाता है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन से आयंस पाए जाते हैं बेटा, OH- आयंस है। OH- आयंस यानी कि देखिए एसिड में H+ आयंस पाए जाते हैं, उसी तरह बेस में OH- आयंस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एंड द कंसर्न बेसिक रेडिकल्स इसमें बिल्कुल भी नहीं दिखते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके नाम बताया गया बेटा, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है NaOH, KOH, COH/2 और Na2O। इसका यदि मैं आप लोगों को कंपाउंड का नाम पूछूं तो इनके नाम आप लोग को अभी बोलना बहुत ज़रूरी है बेटा। आप लोगों ने इसके नाम देखे हुए हैं, अभी ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो इनके नाम आप लोग को मुंह जबानी आने जरूरी है। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH/2 होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और Na2O होता है सोडियम ऑक्साइड।
ठीक है। तो ये सब नाम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसे कि आप लोग को अभी स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में जानकारी पता चली है, उसी तरह हम लोग वीक बेस भी बोल सकते हैं बेटा। और वीक बेस यानी क्या होता है कि जैसे हमने वीक एसिड देखा था ना, तो बस उसमें सिर्फ एसिड ये नाम हटा के हम लोग को बेस लगा देना है। तो ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर अ वीक बेस डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग बेस को ये यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है NH4OH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग पानी के साथ अगर घोले, है ना, मिलाने की कोशिश करें तो उसके आयंस डिसोसिएट होना चालू हो जाता है, परंतु पूरे के पूरे आयंस इसमें डिसोसिएट नहीं होते, कुछ बेसिक रेडिकल्स उसमें बचते हैं, है ना। और एंड द रिजल्टिंग एक्वस सोल्यूशन कंटेन अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ OH माइनस आयन। इसमें क्या होता है बेटा कि OH माइनस आयंस का जो प्रोपोर्शन होता है ना बहुत कम मात्रा में होता है। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग बेस में देखा कि OH माइनस आयंस का यहाँ पे प्रोपोर्शन ज़्यादा मात्रा में होता है, तो यहाँ पे कम मात्रा में होता है। एंड द कॉन्स्टेंट बेसिक रेडिकल अलॉन्ग विद अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ द बेस। और इसके अंदर जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जिनका डिसोसिएशन अच्छे से नहीं हुआ, वो घुलने की वजह से वो रेडिकल, छोटे छोटे रेडिकल्स हम लोग को वहाँ पे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के बेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वीक बेस। फॉर एग्जांपल NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब चलते हैं हमारे पांचवें पार्ट की तरफ, जिसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। उनका हम लोग नाम बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग अल्कली बोलते हैं। अल्कली यानी कि भस्म। तो यहाँ पे जैसे देखिए हमने क्षार देखे थे, बेस यानी कि क्षार होते हैं और एसिड यानी कि अम्ल होते हैं, उसी तरह से अल्कली यानी क्या होता है बेटा, भस्म होता है। और अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये बेस और अल्कली क्या ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि अल्कली में ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की भी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करते हैं। हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस की ही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये मान के चलते हैं। देखिए इसका मतलब ये होता है कि द बेसिस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ऐसे कुछ बेसिस जो सबसे ज़्यादा पानी में घुलनशील होते हैं, हाईली सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में उसमें घुलनशील हो जाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था कि जिसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, NaOH हो गया, KOH, NH3। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH3 यानी कि अमोनिया। तो हियर NaOH एंड KOH आर स्ट्रॉन्ग अल्कलीज व्हाइल NH3 इज अ वीक अल्कली। देखिए ये NH3 का उगम कहाँ से हुआ होगा? नहीं, NH3 का उगम नहीं हुआ है, NH4 का उगम यहीं से हुआ है, NH3 से हुआ है। अमोनिया से ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है। तो ये अमोनिया किस में देखा बेटा हम लोगों ने? वीक बेस में देखा हुआ था। तो ये भी अल्कली ही है, ये अल्कली ही है, लेकिन ये वीक अल्कली होती है, मतलब ये कम क्या बोलते हैं हम ना, सौम्य लवण हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो अल्कली होती है तीव्र लवण हम लोग किसको कहेंगे? NaOH और KOH को, जो कि स्ट्रॉन्ग अल्कली यानी कि तीव्र लवण है, जो आप लोगों को हाईली सोल्यूबल इन वाटर मात्रा में आप लोग को पाए जाते हैं। और NH3 जो होता है वो वीक बेस होने की वजह से वो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो वीक अल्कली के पैटर्न में हम लोग इसको मान के चलते हैं। अब चलते बेटा हमारे अगले पार्ट की तरफ, वो है बेसिसिटी एंड एसिडिटी, मतलब क्षारकता और अम्लता। इसमें आप लोग को एक कंप्लीट टेबल यहाँ पे दिया गया बेटा। इसमें आप लोग को एसिड के बारे में जानकारी बताई गई है कि एक मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ H+ आयंस हम लोग को इसमें कितने कितने मिलते हैं। जैसे कि बेस में भी आप लोग को बताया गया कि नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, एक मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ OH माइनस आयंस हम लोग को कैसे कैसे मिलते हैं। तो जैसे देखिए अगर मैं आप लोग को पूछूं कि ये जो तालिका है, इस तालिका के आधार पर आप लोग को इनके नाम लिखने हैं, तो हर एक के नाम क्या लिखेंगे हम लोग? देखिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है? ये कंपाउंड्स जो आप लोग को दिख रहे हैं, इन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज हैं। इसके कंपाउंड के नाम अगर आप लोग को पूछे तो ये होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड, H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड और CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ये सब नाम हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी और इसके पूर्व वाली वीडियो में भी हमने देखे हुए बेटा। तो ये नाम आप लोग को बहुत अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं बेस की तरफ। तो नंबर ऑफ OH माइनस ऑब्टेन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल में आप लोग को पहला नाम दिया है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH/2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, BaOH/2 यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, AlOH/3 यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, FeOH/3 यानी कि फेरस हाइड्रोक्साइड, और NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गए बेटा हमारे कुछ एसिड और बेसिस के नाम। तो एसिड एंड बेसिस आर आल्सो क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर बेसिसिटी एंड एसिडिटी रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ये बात तो बताने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि एसिड और बेस ये इनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनको हम लोग एसिडिटी और बेसिसिटी भी कहते हैं। एसिडिटी ये नाम आप लोग को पता होगा, एसिडिटी पेट में बहुत ज़्यादा अगर गड़बड़ी हो गई ना तो एसिडिटी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता हम लोग को, है ना। तो वो एसिडिटी एसिड की वजह से होती है, ओके। और बेसिसिटी भी बेस की वजह से होती है बेटा। तो इनकी ये प्रॉपर्टी है। अब चलते हैं हम लोग हमारे अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 62 पर। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग को बेसिसिटी ऑफ एसिड बताया गया है कि नंबर ऑफ H+ आयंस, मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड मतलब एसिड में बेसिक प्रॉपर्टी, एसिड की बेसिक प्रॉपर्टी, मतलब एसिड में पता है आप लोग को H+ आयंस होते हैं। तो नंबर ऑफ H+ आयंस ऑब्टेनेबल बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, जब एसिड के एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने के बाद हम लोग को नंबर ऑफ H+ आयंस मिलते हैं, उसको हम लोग उसकी बेसिसिटी कहते हैं। और उसी तरह एसिडिटी ऑफ बेसिस में बेस प्रॉपर्टी हम लोग को लेनी है। द नंबर ऑफ OH- आयंस ऑब्टेनेबल बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। मतलब बेस के एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होने के बाद उसमें नंबर ऑफ OH- जब हम लोग को मिलते हैं उसको हम लोग इसकी एसिडिटी कहते हैं, यानी कि एसिडिटी ऑफ बेस। और उसी तरह हमने देखा हुआ बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है, तो ये आप लोग को, मैं आशा करता हूँ ये आप लोग को समझ में आया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस की तरफ। एसिड एंड बेस में आप लोग को पता है बेटा कि कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कहते हैं सांद्रता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं जो कि आप लोग अगर मान लीजिए कि अगली कक्षाओं में भी अगर साइंस में पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो साइंस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग पढ़ेंगे बेटा जिसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। जैसे देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड आप लोगों ने देखा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी आप लोगों ने देखा। उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस, उसी तरह से डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस, ये चार पार्ट्स आप लोग सामने वाली कक्षाओं में ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे कि आप यदि BSc करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोग को समझाई गई है बेटा। और 12वीं में भी आप लोग को स्ट्रॉन्ग एंड डाइल्यूट ये चीज़ें आप लोग को बताई गई है। लेकिन इसकी पूर्व तैयारी जो होती है ना बेटा, वो आप लोग की कक्षा 9 से ही हो जाती है। तो इस आज कक्षा 9th में, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस बताने के पूर्व मैं आप लोगों को एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक उदाहरण बताया गया है कि कट अ लेमन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब एक जो लेमन है ना, नींबू है, उनको हम लोगों को 2 पार्ट्स में विभाजित करना है, मतलब आधा बीच में से कट कर देना है। टेक अ जूस ऑफ ईच पार्ट इनटू 2 सेपरेट बीकर्स, मतलब उन जूस को, दोनों नींबू के पार्ट्स को निचोड़ के हम लोगों को 2 अलग अलग बीकर में डाल देना है। तो इसके बाद बेटा एक पहला बीकर जो है ना, ये पहला बीकर है, ये दूसरा बीकर है। दोनों जगह पे हमने नींबू का दोनों आधे कटे हुए नींबू यहाँ पे निचोड़ दिए हैं। पहले बीकर में हम लोग को 10 ml ड्रिंकिंग वाटर डालना है, मतलब नींबू पानी बनाते हैं ना हम लोग, तो 10 ml इसमें पानी घोल लेना है। और दूसरे बीकर में आप लोग को 20 ml पानी घोलना है एंड 20 ml इन द सेकेंड। स्टीयर द सोल्यूशन इन बोथ द बीकर एंड टेस्ट देम। अब हम लोग को क्या करना है, इसको घोल लेना है, दोनों सोल्यूशन को घोल लेना है और दोनों का टेस्ट करके देखना है। अब मतलब टेस्ट मतलब थोड़ा सा बूंद भर पानी चम्मच से लेकर आपके हाथ में डाल के टेस्ट करना है। अब टेस्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि इज देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ द सोल्यूशन, मतलब क्या आप लोगों को दोनों सॉल्यूशंस में टेस्ट में आप लोग को कुछ बदलाव लगता है क्या, कुछ अलग स्वाद लगता है क्या, ये सवाल पूछा गया बेटा। इन द 2 बीकर व्हाट इज दैट डिफरेंस, आप लोग को लगता है क्या कुछ मतलब दोनों में अंतर होगा। हाँ बेटा ज़रूर अंतर होगा। ये जो पहला बीकर है ना, ये ज़्यादा खट्टा होगा, है ना, और ये जो दूसरा बीकर है ना, ये थोड़ा कम खट्टा होगा। क्यों ये खट्टा होना चाहिए, ये क्यों ज़्यादा खट्टा होना चाहिए, क्यों कम खट्टा होना चाहिए। हमने इसमें जो नींबू लिया था, नींबू के कुछ घोल लिए थे, आधे नींबू, मतलब आधा नींबू जितना कटा हुआ है वो एक समान ही क्वांटिटी इसको देता है। इसका ये मतलब होता है कि
दोनों में ये जो सोल्यूट है, मतलब ये जो नींबू हमने डाले हुए थे उसको हम लोग सोल्यूट कहते हैं, और उसके अंदर जो पानी डाला था ना हमने, उस पानी को हम लोग बेटा सॉल्वेंट कहते हैं। ये समझ में आ रही बात? हम लोग मतलब जो कम मात्रा में जो पदार्थ होता है ना उसको हम लोग हमेशा सोल्यूट कहते हैं, और ज़्यादा मात्रा में जो पदार्थ होता है, ज़्यादातर पानी ही हम लोग डालते हैं, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और जब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाते हैं, इनसे मिलकर बनता है बेटा सोल्यूशन। क्या बनता है? यहाँ पे इन दोनों को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। तो इस तरह से अपना सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें दोनों की टेस्ट अलग अलग इसलिए होगी क्योंकि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों की मात्रा कम थी बेटा, ठीक है, इनका रेशियो जो था ना वो कम था। और इसमें जब इसकी मात्रा कम होती है तो वो ज़्यादा खट्टा लगता है। और दूसरे बीकर की अगर बात करें तो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा, सॉल्यूट की तो सेम थी लेकिन सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसका रेशो जो है दूसरे बीकर का रेशो पहले बीकर के रेशो से ज़्यादा होने के कारण ये कम खट्टा हुआ। इसी वजह से दोनों में हम लोग को तफावत दिखी। इन द अबो एक्टिविटी द सोर टेस्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज बिकॉज ऑफ द सॉल्यूट लेमन जूस। मतलब ये आप लोगों को जो खट्टापन लगा ना पहले बीकर में, वो इस वजह से लगा कि वो सॉल्यूट जो था वो लेमन जूस था। इन दोनों में खट्टापन था इसलिए क्योंकि उनके दोनों बीकर में सॉल्यूट लेमन जूस हमने लिया हुआ था। द क्वांटिटी ऑफ लेमन जूस इज द सेम इन बोथ द सॉल्यूशन। और जो दोनों बीकर है ना बेटा, इन दोनों में हम लोगों ने लेमन जूस की क्वांटिटी एक समान ली थी। फिर भी एट देयर टेस्ट इज डिफरेंट, फिर भी वो उनका जो स्वाद था वो अलग था, क्योंकि द सॉल्यूशन इन द फर्स्ट बीकर इज मोर सोर देन द वन इन द सेकंड। वाह इट इज़ सो, ऐसा क्यों हुआ? मतलब पहला जो सॉल्यूशन था वो ज़्यादा खट्टा था, दूसरा सॉल्यूशन था वो कम खट्टा था, ऐसा क्यों हुआ? इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा, क्योंकि इसी के बारे में आप लोग को चर्चा करनी है। इसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी बताई गई है कि इसमें ये खट्टापन, कम खट्टापन कैसे हुआ और इसमें ज़्यादा खट्टापन, इसमें ज़्यादा खट्टापन कैसे हुआ और ये दूसरे बीकर में कम खट्टापन क्यों आया। इसकी जानकारी हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। फिर भी तब तक आप लोग को यहाँ तक जहाँ पे मैंने आप लोग को आज जो पोर्शन पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और वीक एसिड और अल्कली, बेसिसिटी एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेसिस और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें मैंने आप लोग को आज डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में जानकारी बताई, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में जानकारी बताई, फिर हमने सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में भी जानकारी ली। तो ये सब चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से अगर पता हो तो आप लोग को पढ़ने में सामने के पोर्शन में जो भी चीज़ें बताई जाएंगी उसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी बेटा। तब तक आप लोग को अपना ख्याल रखना है। अगले वीडियो की राह देखिए, अगला वीडियो मैं जल्दी डालूंगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।